हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का जो मैथमेटिक्स है, पहला पेपर है डिस्क्रीट, इसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में 3 पेपर होते हैं कुल मिला के, जिसमें पहला पेपर है विविक्त गणित। ये एक पूरी किताब इसमें आती है, यही पहला पेपर बनाती है। ठीक है ना। इसके साथ में जो सेकंड पेपर है उसमें आपके आते हैं कैलकुलस, जिसमें अवकलन है, समाकलन है। ठीक है, जो आपका सेकंड पेपर है इसको कैलकुलस, जिसमें 2 बुक आती हैं, अवकलन और समाकलन की। ठीक है। तीसरा जो पेपर है वो है आपका द्विमीय ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति तथा सदिश कलन। इन तीनों से मिलके बना है 2D, 3D तथा वेक्टर कैलकुलस। इन तीनों से मिलके एक पूरा पेपर जो है बना है, वो तीसरा पेपर है। ठीक है, इस बीएससी फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स में। तो आज मैं ये स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है विविक्त गणित। ठीक है। और इसको स्टार्ट करने से पहले, इसकी जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ आपको यहाँ बताऊँगा। पहले जो पहले लेक्चर की बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि हम जो भी ये वाला मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, ये वाला मैथमेटिक्स क्या है, थ्योरेटिकल है। ठीक है। इसमें आपको देखने को मिलेंगी कई थ्योरम्स देखने को मिलेंगी, तो लैंग्वेज है इस वाले पेपर में। कुछ क्वेश्चंस भी हैं आगे जाके, थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस भी होंगी। ठीक है। लेकिन मेनली ये जो पेपर है वो प्योर मैथमेटिक्स में ही आता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, तो पहला जो यूनिट है उस यूनिट का जो पहला टॉपिक है वो है समूह। ठीक है। तो समूह या ग्रुप, ये टॉपिक का नाम है। तो उसको पढ़ने से पहले हमको सेट थ्योरी का पता होना बहुत आवश्यक है कि समुच्चय क्या होता है, सबसेट, उपसमुच्चय क्या होता है, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, परिमित क्या होता है, अपरिमित क्या होता है, कौन कौन से सेट्स जो है अपरिमित वाले, उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, तो उनको हम बेसिक समझेंगे पहले। तो पहले मैं आपको बताऊं, जो सबसे ज़्यादा काम आने वाला है वो है असीमित समुच्चय के जो एग्जाम्पल्स हैं वो। और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें भी आप देख लेना, जहाँ मैंने मैंने अभी अपलोड भी की है एप्लीकेशन पे। तो वहाँ समुच्चय की परिभाषा लिखी हुई है, तो यहाँ लिखाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। उसके बाद मैंने सबसेट बताया है, फिर हमने फाइनाइट सेट और जो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं उनको बताएं, उनको भी बताया गया है, और बाद में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। तो वो एग्जाम्पल जो है इनफाइनाइट सेट्स के, वो मैं वापस से यहाँ लिख देता हूँ। वो लिखवाए गए हैं पहले से ही, पहले वाले लेक्चर में, बेसिक जो लेक्चर था उसमें भी। तो अभी लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, जब लिखने का होगा मैं आपको यही बता दूंगा, क्योंकि मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाना। ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में। देखो, मैं आपको हल्का समझा दूं, सेट क्या होता है। सेट क्या बताया था हमने, सेट जो होता है वो क्या है, अलग अलग वस्तुओं का संग्रह होता है, सुपरिभाषित संग्रह होता है। अलग अलग वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन सेट कहलाता है। इसको ये समझें। ठीक है ना। अलग अलग वस्तुओं का यदि हम कलेक्शन बना लें जो सुपरिभाषित हो, कैसा हो, सुपरिभाषित हो, वेल डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड हो। ठीक है, वेल डिफाइंड हो। तो जो सुपरिभाषित शब्द है उसका क्या मीनिंग है, सुपरिभाषित, कि जो भी सेट हम बनाते हैं, जो भी कलेक्शन हम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का, वो जो ऑब्जेक्ट हैं वो किस रूल के तहत आए हैं, वो किस नियम से उस संग्रह में कलेक्ट हुए हैं। वो जो नियम होगा उसी नियम को हम यहाँ सुपरिभाषित से परिभाषित करते हैं। मतलब इसका जो मीनिंग है वेल डिफाइंड का, क्या मतलब है कि किसी नियम से वो कलेक्ट हुए हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का एक सेट बनाते हैं, तो एक नियम यहाँ लगा देते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर वाले ही बच्चे आएंगे, कोई दूसरा बच्चा नहीं आएगा। ठीक है ना। तो जो नियम हम लगा दें तो वही जो संग्रह है वो वेल डिफाइन हो जाता है उस नियम के माध्यम से, जिससे कि हम ये चेक कर पाते हैं कि कोई एलिमेंट या कोई विद्यार्थी उस क्लास का है या नहीं, कोई एलिमेंट उस सेट में है या नहीं। ये इसी से डिसाइड होता है कि वो नियम क्या है। ठीक है। कोई एक रूल होता है जिसके माध्यम से ये डिफाइन होता है कि कोई भी सेट का कोई एलिमेंट यदि उसमें है या उसमें नहीं है। यदि वो उस रूल को फॉलो करेगा तो उसमें होगा, यदि फॉलो नहीं करेगा तो उस सेट में
ये बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये मीनिंग है, आप लोग सब लोग जानते हैं पहले से ही, क्योंकि सेट जो है पहले की क्लासेस में आपने देखा है, ठीक है ना, तो वहाँ बताया क्या होगा। तो ये होता है वेल डिफाइन, ठीक है। सेट के लिखने के दो तरीके होते हैं, पहले बता चुका हूँ मैं, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म होता है, रोस्टर फॉर्म होता है, तो ये भी हम बता चुके हैं। उसके बाद सबसेट भी बता चुके हैं, सबसेट क्या होते हैं, ठीक है, सबसेट क्या है। उससे भी पहले हमने बताया था सेट दो प्रकार के होते हैं, एक तो फाइनाइट होता है, एक इनफाइनाइट होता है, जिसमें जो एलिमेंट की संख्या है वो यदि फाइनाइट हो जाए, गिन सकें उनको, तो फाइनाइट सेट हो जाता है, अदरवाइज वो क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है, ठीक है ना। तो ये भी पहले लिखवा चुके हैं और ये पहले वाले लेक्चर में हो चुका है। आज मैं वापस से इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल बताऊंगा तुम्हें। पहला है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल N होता है, और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं देखें एक बार, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये जो एलिमेंट है, इस प्रकार के एलिमेंट इसमें देखने को मिलते हैं N के अंदर, ठीक है। N इसका सिंबल है, इसको रिप्रेजेंट करने का सेट को, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स ये होते हैं। ये कौन सा फॉर्म है सेट का, सेट रोस्टर फॉर्म है इसका, रोस्टर फॉर्म में ये लिखे गए हैं। इसके बाद जब आगे चलते हैं तो आता है सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। इसको हम W से बताते हैं, ठीक है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, इसको किसे W से बताते हैं। और इसमें जो एलिमेंट हैं पहले लिखवा चुका हूं मैं, 0 शामिल हो जाता है, ठीक है, 0 एलिमेंट शामिल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भी समझ में आ गया होगा, पहले बात की हुई है इनके बारे में। NW, इसके बाद जो आता है वो आता है सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। इसका जो सिंबल होता है वो या तो Z होता है या I होता है, या तो Z होता है या I होता है। और इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो जैसे ये पॉजिटिव में थे तो इसमें नेगेटिव एलिमेंट्स भी शामिल किए जाते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गए सेट ऑफ इंटीजर्स। इसके बाद आगे चलते हैं और इसके बाद आता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर, परमेय संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रेशनल नंबर, परमेय संख्याओं का समुच्चय। इसको हम जो बताते हैं वो Q से बताते हैं, है ना, Q से इसको बताया जाता है। और ये क्या होता है, इसको लिखने का टाइप कुछ ऐसा होता है, P/Q फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, P/Q फॉर्म में होता है। यहाँ जो P और Q होते हैं वो Z के एलिमेंट होते हैं, इस वाले Z के, इसके पहले वाले के। P और Q किसके एलिमेंट होते हैं, Z के। तो P और Q क्या क्या हो सकता है, P हो सकता है -3 -2, Q हो सकता है -1 1 2, ये सब P और Q हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। Q की वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो यदि P और Q Z में से हैं तो नीचे वाला Q 0 हो सकता है, लेकिन हमने कह दिया Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से भाग देना वैलिड नहीं है, अपरिभाषित आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसी वजह से Q की वैल्यू 0 नहीं लेते अपन। तो ये हो गया सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है।
तो वापस देखते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म में होते हैं। यहाँ पी और क्यू क्या है, वो प्रॉपर्टीज यहाँ बताता है कि ये पी अपॉन क्यू में पी और क्यू क्या है। ये पी अपॉन क्यू के लिए पी और क्यू क्या लिए गए हैं, तो वो क्या है, इंटीजर्स है। और ये क्यू है, ये नॉन जीरो इंटीजर है, अशून्य पूर्णांक है। ये कैसा है, अशून्य पूर्णांक है, ठीक है ना, नॉन जीरो इंटीजर्स, ठीक है। तो ये हमने पी अपॉन क्यू के बारे में देखा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने यहाँ देखा कि n के एलिमेंट्स ऐसे थे, w के एलिमेंट्स ऐसे थे, z के एलिमेंट्स कुछ ऐसा बिहेव रखते हैं और q के एलिमेंट्स कुछ ऐसा बिहेव रखते हैं। बट इसमें ये तीन जो फॉर्म थे वो रोस्टर फॉर्म थे, सेट को लिखने के रोस्टर फॉर्म थे। ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। क्यों है, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, सच दैट। जब भी कुछ ऐसा सिंबल आ जाए जिसमें इस तरह का साइन हो या एक लाइन हो, बिल्कुल सीधी लाइन है ना, तो उस केस में हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं सेट के वो किस फॉर्म में हैं और वो फॉर्म है क्या एक्चुअल में, उसमें कौन कौन से जो सिंबल्स हैं वो यूज़ किए गए हैं, वो सिंबल्स हैं क्या, उसकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ P और Q क्या हैं, जो इस प्रकार हैं, तो वो आगे दिखाया जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि n के सभी एलिमेंट W में हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इजीली कि जो n है वो सबसेट किसका है, W का है, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हैं W के सभी एलिमेंट्स Z में हैं, तो W सबसेट किसका है, Z का है। यहाँ हम कह सकते हैं Z के, अब यहाँ कहना तब उचित होगा जब आपको पता हो। यहाँ तो सब दिख रहा है हमको कि n के सभी एलिमेंट्स इसमें हैं, इसके सभी एलिमेंट्स इसमें हैं। अब यहाँ एक बार देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा है कि z के सभी एलिमेंट्स क्या इस सेट में हैं या नहीं, z के सभी एलिमेंट इस सेट में हैं या नहीं। तो देखते हैं एक बार, z का जैसे एक एलिमेंट लेते हैं अपन 1, क्या 1 इसमें है या नहीं, ये देखते हैं। तो बिल्कुल है, क्योंकि 1 को अपन लिख सकते हैं 1/1, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखेंगे वो एलिमेंट किसका हो जाएगा, Q का हो जाएगा। इतना याद रखना है, ये P और Q जो वैल्यूज होंगी वो सब किसकी होंगी, इंटीजर्स की होंगी। तो आप देख सकते हो P का मान 1 होता है इंटीजर में और Q का मान 1 ये भी होता है इंटीजर, ठीक है। अच्छा 1 क्या हो गया, परमेय हो गया, रेशनल हो गया, है ना, जो इंटीजर था वो रेशनल भी हो गया। 2 को 2/1 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, रेशनल हो गया। ऐसे ही -1 -2 -3 ये भी सब क्या हो जाएंगे, रेशनल हो जाएंगे। नीचे 1 है, क्वेश्चन ये उठता है कि 0 रेशनल है या नहीं, क्या 0 रेशनल है या नहीं। तो 0 रेशनल नंबर होता है, क्यों कि 0 को भी अपन कई तरीके से P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, कई तरीके से, ठीक है ना। इसके कई तरीके हो सकते हैं लिखने के, कोई अद्वितीय रूप नहीं है, कोई अद्वितीय तरीका नहीं है, इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है, कोई यूनिक नहीं है। जैसे यहाँ यूनिक था, 1 को लिखा 1/1, इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते अपन, ठीक है। लेकिन 0 को लिखने के कितने तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो 0 को हम लिख सकते हैं इन फॉर्म में, P अपॉन Q के फॉर्म में। यहाँ देखो P का मान 0 है प्रत्येक स्थिति में और Q का मान बदल गया है, Q का मान 1 है तो Q का मान 2 है, तो Q का मान कितना है, 4 है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो 0 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब इस बात का ध्यान दें कि इसको देखते हुए ये ना बोलें कि 0 रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो Q है वो नीचे वाले की बात कर रहा है, इसकी बात नहीं कर रहा P अपॉन Q की, ठीक है। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीचे Q जो लिया है वो नॉन जीरो है तो इसमें 0 आएगा नहीं, लेकिन 0 इसमें आता है, आपने अभी भी देखा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से प्रूफ क्या होता है कि जो Z है वो सबसेट किसका है, Q का है, ठीक है। तो हमने देखा रेशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है वो आता है इरेशनल नंबर्स। क्या आते हैं, अपरिमेय संख्याएं और उनका समुच्चय फिर, ठीक है। तो जो संख्याएं रेशनल नहीं होती उन्हें कहते हैं इरेशनल। जो संख्याएं रेशनल नहीं होती, परमेय नहीं होती, इनको P अपॉन Q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, या P अपॉन Q के फॉर्म में, और ये भी कहना उचित होगा कि P और Q किसके एलिमेंट है, Z के एलिमेंट है। तो P अपॉन Q या P और Q Z के एलिमेंट है, इस फॉर्म में ना लिखा जा सके तो वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √2, जैसे √2 या √7 जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता उस पर रूट लगा दें, तो ये कैसी हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो वो भी मैंने आपको पहले लिखवा चुका हूँ पहले में, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, तो वो चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। अच्छा उसको कैसे व्यक्त करते हैं, उसके सिंबल्स 2 होते हैं, या तो Q डैश लिखते हैं कभी कभी अपन, या R-Q लिखते हैं। कई बुक्स में अलग अलग सिंबल्स आते हैं, R-Q भी सिंबल आता है क्योंकि R बाद में बताएंगे सेट ऑफ रियल नंबर होता है। क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो संख्याएं रेशनल नहीं होती, जो परमेय नहीं होती, वो क्या कहलाती है, अपरमेय। तो अपरमेय के एग्जांपल्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं √2 हो जाता है, √7 हो जाता है। अच्छा एक संख्या होती है पाई,
ठीक है, ये पाई को भी क्या माना गया है, अपरिमेय माना गया है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट होती है 22/7 के। पाई की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होती 22/7 के। पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 के इक्वल नहीं होती, अप्रोक्सीमेट होती है। यदि इक्वल ये वैल्यू होती इसके, तो ये तो P/Q वाला फॉर्म था, P/Q वाला फॉर्म था, तो ये रेशनल हो जाती है। बट ये 22/7 के अप्रोक्सीमेट होती है, इसके आसपास वैल्यू मिलती है। तो आप देखते हो इसकी जो वैल्यू होती है वो 3 पॉइंट समथिंग कुछ निकल के आती है। वो जो संख्या है वो कभी दशमलव के बाद रुक नहीं रही है, ठीक है। जो डिजिट्स आते हैं दशमलव के बाद वो कभी रुकने वाले नहीं हैं, और कोई भी साइकिल रिपीट नहीं होता। नंबर्स का जो साइकिल बनता है वो कभी रिपीट नहीं होता, वो क्या है, ये रुकते नहीं जाते, ठीक है। तो क्या है, पाई जो है वो रेशनल नहीं होता, क्या होता है, इरेशनल होता है। हेलो, हाँ वो बच्चे को भेज देना होगा ना, वो सौरभ को बाइक लेके आने वाला है। अभी कॉल करता हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, 5 मिनट रुको, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई होगी, एक फ़ोन आ गया था, ठीक है। तो 22/7 देखा अभी, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है रेशनल नंबर होता है यदि इक्वल होता है, अप्रोक्सीमेट है इसलिए रेशनल नंबर नहीं है, इसको क्या माना गया है, अपरिमेय माना गया है। डिजिट्स बंद नहीं हो रही है, वो टर्मिनेट नहीं हो रही, वो चलती चली जा रही हैं, तो इसी वजह से ये क्या है, अपरिमेय है। साथ में एक वैल्यू होती है ई, अपने हमें यूज़ की होगी लॉग में भी, जो बेस ई होता है 2.7 समथिंग जो वैल्यूज़ होती है, इसकी वैल्यू भी दशमलव के बाद चलती चली जाती है, कभी टर्मिनेट नहीं होती, और कोई भी साइकिल रिपीट नहीं, कोई भी डिजिट्स का जो साइकिल है वो रिपीट नहीं होता, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन किया रेशनल का और इरेशनल का। रेशनल भी इनफाइनाइट होते हैं, इरेशनल भी इनफाइनाइट होते हैं। रेशनल भी इनफाइनाइट होते हैं और इरेशनल भी इनफाइनाइट होते हैं। आप देख सकते हो कितने भी रेशनल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इस सेट के कुल एलिमेंट कितने हैं, अनंत हैं। P और Q को बदलते जाओ, P और Q को वेरी करते जाओ, आपको अलग अलग P/Q मिलते जाएंगे। इसी तरीके से सेम कंसेप्ट किसका है, किसका है, इरेशनल का, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि ये लिखवा चुका हूँ, चाहे लिख लो आप, संख्याएं लिखो, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, और इसमें लिखें, इसके बाद लिखना है अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। वैसे मैं लिखवा चुका हूँ बट फिर भी लिख लें, और लिखें इसमें वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती, वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अ नंबर विच इज़ नॉट रेशनल इज कॉल्ड इरेशनल, ठीक है। समझ में आ गई बात। जो संख्याएं परिमेय नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसके समुच्चय को कैपिटल Q डैश या R - Q से व्यक्त किया जाता है। Q डैश लिख लो, इसके सेट को, इसके समुच्चय को Q डैश से व्यक्त किया जाता है। और ये वाले एग्जाम्पल लिख लो, है ना, √7, √2, √3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, पाई, ई, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं, इरेशनल जो संख्याएं हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ये। इसके बाद है सेट ऑफ रियल नंबर, ये भी लिखवाया था हमने पहले वाले लेक्चर में। उसमें क्या बताया था कि रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला दें, दोनों का संग ले लें, दोनों सेट का संग ले लें, यूनियन ले लें। किसका यूनियन, सेट ऑफ रेशनल, सेट ऑफ इरेशनल, दोनों का यदि हम क्या ले लें, यूनियन ले लें, उनका संग ले लिया जाए, तो जो संख्या मिलती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, रियल कहलाती हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आ गई ये वाली बात, ठीक है। तो अभी आज हमने बात की सेट ऑफ रियल नंबर्स की और इनसाइड्स की, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा होता है सेट ऑफ रियल नंबर, जो सबका सुपर सेट होता है, मतलब सभी उसमें से ही बनते हैं। उसके बाद आगे अलग से आती है जो जिसमें आयोटा आ जाता है, वो संख्याएं आती हैं, वो एक अलग बात करेंगे बाद में अपन, ठीक है। तो फिलहाल इतना आप समझें, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा जो आपका पहला टॉपिक है इस यूनिट का, वो है समूह, और समूह से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, जिसमें पहली है बीजीय पद्धति और उससे पहले है बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया। तो इसको हम आगे वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके।